हो गया है सर। हाँ, मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे, अम्लीयता के बारे में बात किए थे, इंडक्टिव इफेक्ट का, प्रेरणिक प्रभाव के अम्लीयता के बारे में बात किए थे। आज बात करते हैं उनकी क्षारीयता के बारे में, बेसिसिटी के बारे में बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। जनरली हम क्षार किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात तो अम्ल किसको बोलते हैं? जो आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज कर दे, है ना, उसको हम बोलते हैं अम्लीयता होती है। और जो आसानी से हाइड्रोजन को गैन कर ले, ग्रहण कर ले, वो होती है क्षारीयता होती है। तो गैन कौन करेगा? जिसमें नेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो पॉजिटिव होती है ना। तो वो ग्रहण किसको करेगा? जो ज्यादा नेगेटिविटी होगी वो हाइड्रोजन को जल्दी से एक्सेप्ट करेगा। हाँ, तो ये होती है बेसिसिटी। अब हम अच्छा क्षारीय है या अधिक क्षारीय है या अधिक मोर बेसिसिटी है करके किसको बोलेंगे? जिसमें नेगेटिविटी ज्यादा आएगी। तो हम बात करते हैं, क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में ऐसा आएगा कि बताइए कि मेथिल मूलक अमोनिया, मेथिल मूलक जो है वो अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय है कि नहीं, ऐसा आएगा क्वेश्चन। ठीक, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। मेथिल मूलक मीन्स मेथिल एमीन करके ले लेते हैं। मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा, अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय है कि नहीं, ये है क्वेश्चन, है ना। हाँ, पेज नंबर है 346, 346, लेकिन पेज में देखने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, चलो, मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय है कि नहीं ये हमें जानना है। तो मेथिल एमीन का फॉर्मूला जानते हो क्या तुम लोग? सबसे पहली बात, अमोनिया का फॉर्मूला जानते हो क्या? क्या होता है? NH3, NH3 है ना। हाँ, ये होता है अमोनिया, अमोनिया NH3। और मेथिल एमीन बताना है। अच्छा, एमीन जो रहता है, मेथिल एमीन जो रहता है उसमें रहेगा मेथिल CH3, और एमीन करके रहता है तो CH3 का ट्राइस करूं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और ये नाइट्रोजन, मेथिल एमीन CH3। हाँ, ये होता है तुम्हारा मेथिल एमीन। इसमें एल्किल ग्रुप जो है वो 3 होते हैं, और उसके बाद में नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है ना। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, 5 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है वो कैसे रहता है? इसी के ऊपर नाइट्रोजन पर चार्ज के रूप में रहेगा, 2, 2 4 और 1 5, ऐसा भी रह सकता है लुईस प्रतीक के रूप में देखें तो, या ऐसा भी रह सकता है 1 2 3 4 और ये 5, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो मेथिल एमीन की बात करेंगे तो इधर से एक एल्किल, ये जो CH3 जुड़ जाएगा, इधर से एक CH3 जुड़ जाएगा, और इधर से एक CH3 जुड़ जाएगा। यहाँ पर 3 CH3 है तो, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बचे रहेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो नेगेटिव रहता है ना। अब यहाँ पर अमोनिया की बात करें, अमोनिया की बात करें तो ये नाइट्रोजन हो गया 1 2 3 4 और ये 5 लुईस प्रतीक के रूप में। इधर से एक हाइड्रोजन जुड़ गया, और इधर से दूसरा हाइड्रोजन जुड़ गया, और इधर से तीसरा हाइड्रोजन जुड़ गया, ये अमोनिया का। यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। दोनों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन जो है वो ज्यादा क्षारीय होगा और कौन जो है वो ज्यादा क्षारीय नहीं होगा। तो ज्यादा क्षारीय होगा करके कैसे पता चलेगा? जो आसानी से हाइड्रोजन को ग्रहण कर ले या पॉजिटिव चीज प्रोटॉन को ग्रहण कर ले, है ना। देखते हैं कौन आसानी से ग्रहण करेगा। तो इनकी नेचर हम पिछली क्लास में बताए थे भाई, कि ये जो एल्किल ग्रुप रहता है उनका नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्विंग होता है?
बताओ, इलेक्ट्रॉन देता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है? एल्किल हाँ ग्रहण करता है। अरे वाह, ऐसा क्यों होता है कि लोग जब आंसर बताते हैं तो पहला आंसर हमेशा गलत रहता है ना? तो ये जो एल्किल का मैं बताया था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसका नेचर जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, है ना? एल्किल ग्रुप है, पॉजिटिव रहते हैं। और याद रखना, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहे थे, प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा रहे थे, तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट वहां पे बोले थे कि यदि सिस्टम से ग्रुप की ओर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तो वो होता है माइनस आई इफेक्ट होता है। तो कौन कौन से, मैंने दो ग्रुप बताया था कि कौन कौन सा ग्रुप जो है वो एक डोनेटिंग नेचर के होते हैं और एक ऑब्जर्विंग नेचर के होते हैं। तो डोनेटिंग नेचर के ग्रुप में मैंने कहा था एल्किल ग्रुप जितने होते हैं, एल्किल ग्रुप जो होते हैं, एल्किल समूह जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है। और और एक चीज बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्विंग ग्रुप जो रहते हैं ना, उसको पहचान करने का एक और तरीका बता देता हूँ, वो भी ध्यान में रखना कि उसमें जैसे देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, उससे पहले आता है ऑक्सीजन और उसके पहले आता है नाइट्रोजन, है ना? उसके बाद में तो पहले कार्बन आता है, कार्बन में तो पॉजिटिव चार्जेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, +4 या -4, है ना? तो ये दो तीनों रहते हैं, वो ज्यादा नेगेटिविटी रहती है इसमें। तो इनकी जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने की होती है, ये याद रखना, है ना? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। तो देखो बात करते हैं जब COOH ग्रुप जुड़ा हो, ये समूह जुड़ा हो, तब भी इनकी नेचर होगी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने की, ग्रहण करने की होगा। नाइट्रोजन NO2 समूह हो तो तुम्हें दिख रहा है क्या? नाइट्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन की मतलब क्या बताया हूं कि नाइट्रोजन जो है वो ऑब्जर्विंग ग्रुप रहेगा। फ्लोरीन कहीं पास, फ्लोरीन से रिलेटेड, फ्लोरीन का मतलब क्या है? पूरे हैलोजन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जुड़े हो, सबके नेचर होंगे इलेक्ट्रॉन को खींचने की, क्योंकि इसमें निगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है ना? ये बताया था ये हाइड्रोजन। अब मैं ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें हमेशा नहीं बताता रहूंगा ना। हाइड्रोजन के जो है बड़ा सा एटम रहता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है। क्लोरीन जो होते हैं आकार में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होने की वजह से ये जो साझा के इलेक्ट्रॉन रहता है उसको इनकी नाभिक से डिस्टेंस कम होता है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है और पार्शियली नेगेटिविटी दिखाने लग जाती है। तो इसलिए फ्लोरीन पूरे हैलोजन है। और तीन चीजें और ध्यान में रखना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना? ये जहां पास रहे उनका नेचर रहता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ग्रहण करने की। बाकी जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो चलो, ये तो एक सामान्य जानकारी हो गया, पर तुम लोग इसको याद रखा करो। हाँ, तो इसको ऐसा भी याद कर सकते हो, ऊपर उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? फोन बनेगा, मोबाइल फोन। तो फोन करके याद रख लेना, फोन जो होते हैं, फोन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है करके याद रखना। ठीक, तो चलो अब बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसमें, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और हाइड्रोजन की ऐसी नेचर नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, मैंने कल भी उस दिन भी बताया था, है ना? तो हाइड्रोजन जो है वो चुपचाप ऐसी रहेगा। तो इनकी जो नेगेटिविटी है और इनकी नेगेटिव, अब इनकी नेगेटिविटी बढ़ चुकी है क्योंकि उसको 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल चुका है। तो इनकी नेगेटिविटी बढ़ चुकी है, इसका मतलब क्या है कि ये आसानी से कोई पॉजिटिव चीज को अपनी ओर एब्जॉर्ब करेगा और बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये आसानी से कोई हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा। तो इसकी जो क्षारीयता है वो, हाँ, ये जो है वो मोर बेसिसिटी होगा, अधिक क्षारीय होगा, और ये कम क्षारीय। आया क्या समझ में? आया बच्चों? ये क्षारीय गुण जो है वो नेगेटिविटी की वजह से होती है। कितने लोग ऐड हुए हैं? कुछ रिप्लाई कुछ नहीं। हाँ, ये चीज समझ आया क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक है, आना चाहिए। डाउट होगा तो पूछ सकते हो, लाइव क्लास चलता है, ये नहीं मैं रिकॉर्ड करके तुम्हें भेज रहा हूँ, है ना? लाइव क्लास है, तुम पूछ सकते हो जहाँ पे दिक्कत है वहां पे। मेरे बस सुनने वाला नहीं है, लाइव क्लास का मतलब होता है कि कन्वर्सेशन हो सके। ठीक है, तो जो दिक्कत होगा पूछ सकते हो। तो
मेथिल एमीन जो रहता है वो अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। क्वेश्चन ये आएगा और तुम्हें आंसर उनका क्या लिखना है कि इनके साथ 3 एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं, जिनका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, जिससे नाइट्रोजन पर नेगेटिविटी बढ़ जाती है और वो आसानी से हाइड्रोजन को ग्रहण कर सकता है। इसलिए मेथिल एमीन की क्षारीयता जो होती है वो अमोनिया की अपेक्षा अधिक होती है। ये होता है तुम्हारे आंसर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है इंडक्टोमेरिक प्रभाव है ना। प्रेरणिक प्रभाव जो रहता है वो स्थायी होता है। प्रेरणिक प्रभाव स्थायी होता है। और अब बात करते हैं इंडक्टोमेरिक प्रभाव के बारे में जो अस्थायी होता है। और चलो ये बात करते हैं इनके बारे में। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, चलो कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं क्या तो उसके लिए सुनना। इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द बाउंडेड एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट, है ना। तो मैंने क्या कहा कि ये जो रहता है इंडक्टोमेरिक प्रभाव जो रहता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा ट्रांसफर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जहां पास भी बॉन्ड बना रहेगा, फॉर एग्जांपल से समझाते हैं कि ये जो एक एल्किल ग्रुप है इसके साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो जहां पास सिंगल बॉन्ड बनता है वहां पास सिग्मा बॉन्ड रहता है ना। बताया हूं मैं कि जहां पास सिग्मा बॉन्ड रहता है वहां पास जहां पास सिंगल बॉन्ड बनता है वहां पर सिग्मा बॉन्ड रहता है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। कंप्लीट ट्रांसफर होने का मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना रहता है। 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना रहता है। अब यदि ये अपने इलेक्ट्रॉन का जब बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे बॉन्ड को, और एक इलेक्ट्रॉन इनको मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन इनको मिलता है, तो ये होता है बॉन्ड का शेयरिंग होता है। दोनों जो है वो शेयर कर लिए। लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन या तो इसको मिल जाएगा या तो इनको मिलेगा। तो ये होता है कंप्लीट शेयर होना। तो इस प्रकार ये जो बॉन्ड था वो ब्रेक होने के बाद में मोर नेगेटिविटी ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो ये इनका ट्रांसफर जो है वो ऑक्सीजन की ओर हो गया, ऑक्सीजन की ओर होता है। क्यों, कब होता है ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर? जब हमारे पास कोई एजेंट हो, अभिकर्मक हो। मान लेते हैं वो अभिकर्मक हमारा बी है और नेगेटिव है, ठीक है। तो कोई अटैकिंग एजेंट होता है जो नाभिक पर अटैक करता है इनके, तो इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर आ जाता है। ये ऑक्सीजन पर आएगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने की वजह से ये इनका भी इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन ले चुका है। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आ चुके हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और हाइड्रोजन जो है वो इनका भी इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इसमें हाइड्रोजन का पॉजिटिव करके चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव करके चार्ज आएगा। और ये जो कोई एजेंट है, अभिकर्मक है, वो हमारा नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। तो बाकी ये टूटा कैसे, आर ओ और ये नेगेटिव हो गया और प्लस एच बी करके कर लेंगे, आर ओ नेगेटिव और उसके बाद में ये बी एच करके एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको हम ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा भी सकते हो ना तुम। यही चीज जो है वो नेगेटिविटी को प्रदर्शित करता है कि वहां के इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ये चीज आया क्या समझ में? इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, उसका हिंदी नाम भी इंडक्टिव इफेक्ट है ना। सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट में प्रेरणिक प्रभाव होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ इंडक्टोमेरिक इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इंडक्टोमेरिक नाम हेडिंग। हाँ, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट में प्रेरणिक प्रभाव होता है, ये है इंडक्टोमेरिक। इंडक्टोमेरिक में बेसिकली होता ये है कि कोई जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होता है उसका कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था, प्रेरणिक प्रभाव में ये हो रहा था कि कार्बन की जो चैन है इसके साथ में कोई नेगेटिव तत्व जुड़ा हुआ है,
तो ये इनके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ना कि पूरे बॉन्ड को, पूरे बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको नहीं खींचता है ना। इनके इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इसमें पार्शियली नेगेटिविटी आ जाती है और इसमें पार्शियली पॉजिटिविटी आ जाती है, फिर वही इसमें डबल पॉजिटिविटी आ जाती है। ये काम हो रहा था इंडक्टिव इफेक्ट में, प्रेरक प्रभाव में हो रहा था ना। और इसमें क्या है कि बॉन्ड जो है वो पूरा पूरा ब्रेक होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होगा तो ये जो है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसमें नेगेटिविटी आ गई और ये जो H जो है वो ब्रेक होके निकल चुका है, वो कोई ये जो एजेंट रहेगा उसके साथ में ऐड हो जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ठीक, अब बात करते हैं, ये जो रहता है इंडक्टोमेरिक जो रहता है, पहली बात तो ये है कि ये अस्थाई होता है, टेम्पररी होता है। टेम्पररी तब तक होता है जब तक एजेंट, ये जो एजेंट है उसको हम रखे रहते हैं तब तक इसमें बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। यदि ये एजेंट जो है वो अभिकर्मक जो है वो अनुपस्थित रहे तो ये जो है वर्क नहीं करेगा, है ना। ये जो है वो वर्क नहीं करेगा, ये बॉन्ड जो है वो स्वतः ब्रेक नहीं होगा। तो ब्रेक तब होता है जब यहाँ से रिपल्सन पड़ता है तब, ठीक है, प्रतिकर्षण पड़ता है तब। तो इनकी उपस्थिति की वजह से होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी प्रभाव है। ये अस्थायी प्रभाव इसलिए है कि जब तक हम ये एजेंट को रखेंगे, अभिकर्मक को रखेंगे, तब जाके वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहे थे, ये एक स्थायी प्रभाव होता है, स्थायी होता है। इसमें क्या हो रहा था, हमें कोई एजेंट की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि यदि मोर नेगेटिविटी है, मोर पॉजिटिविटी है, ये मोर नेगेटिविटी है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खुद ब खुद खींच लेता है। क्यों खींच लेता है, क्योंकि इनका जो नाभिक से जो दूरी होती है शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो दूसरे वाले की अपेक्षा कम होती है, इसलिए वो खुद ब खुद इसके इलेक्ट्रॉन को, ये वाले शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन रहता है उसको खींच लेता है। तो ये होता है एक स्थायी प्रभाव होता है और ये एक अस्थायी प्रभाव होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इंडक्टोमेरिक इफेक्ट अफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड नॉट एन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो होता है वो भौतिक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन करता है। भौतिक गुण में बाय द वे कोई चीज है वो सॉलिड है, ठोस है तो वो ठोस ही रहेगा, है ना। ये होता है भौतिक गुण होते हैं उनके, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ही अफेक्ट डालता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट जो है। इसलिए करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सिग्मा बॉन्ड का पूरा पूरा ट्रांसफर होता है इसलिए। तो दूसरा कारण क्या बताया हूं कि ये इंडक्टोमेरिक इफेक्ट जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण अफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज बस को प्रभावित करता है ना, फिजिकल को नहीं करता है। तो चलो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, मैंने क्या बताया इंडक्टोमेरिक प्रभाव के बारे में। हाँ, क्या बताया इंडक्टोमेरिक प्रभाव क्या होते हैं। इंडक्टोमेरिक, चलो एक बार मैं बता देता हूँ ना। इंडक्टोमेरिक प्रभाव जो होते हैं उसमें किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में, किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में जो हमारे अणु होते हैं उनके बीच की सिग्मा बॉन्ड का टोटल ट्रांसफर होता है, सिग्मा बॉन्ड का टोटल ट्रांसफर होता है ना। ये जो प्रभाव होता है उसको हम इंडक्टोमेरिक प्रभाव कहते हैं। इसकी दो बातें हैं, एक बात तो ये है कि ये इंडक्टोमेरिक प्रभाव अस्थायी होता है। अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि ये अभिकर्मक की उपस्थिति बस में कार्य करता है, अभिकर्मक नहीं डालेंगे तो वो काम नहीं करता है। दूसरा कि ये जो है उनकी रासायनिक गुणों पर परिवर्तन करते हैं, ना कि भौतिक गुणों पर। बस हो गया, ये है इंडक्टोमेरिक प्रभाव। तो अब बात करते हैं इंडक्टोमेरिक प्रभाव के बाद है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है। सर हाँ, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट का हिंदी मीनिंग। हाँ वही चीज बोला, इंडक्टोमेरिक जो रहता है उसका नाम हिंदी में भी इंडक्टोमेरिक ही है, उसको इंडक्टोमेरिक ही बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। हाँ चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव।
हाँ, इनका भी वही नाम है ना, इसका नाम ऐसे याद रखना रे, इंडक्टोमेरिक इलेक्ट्रोमेरिक करके याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव का क्या होता है। मैं तुम लोगों को बताया हूं कि जो इंडक्टोमेरिक होता है वो सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है जिसमें सिग्मा बॉन्ड, उसका ट्रांसफर होता है कंप्लीट। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो है वो होता है जब बॉन्ड जो है मल्टीपल होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। जैसे कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड भी बनता है, डबल बॉन्ड भी बनता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। तो अब बात करते हैं सिंगल बॉन्ड वाले को छोड़ देंगे, अब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड बनते हैं कार्बन कार्बन के बीच में तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड रहता है। वैसे ही जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो जो है वो पाई बॉन्ड होते हैं, बीच वाला सिग्मा बॉन्ड और ये दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो जहां अब बात करता है पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होना है ना, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अब पाई बॉन्ड का, पाई बंध का ट्रांसफर होगा, है ना, इसको बोलते हैं। तो ये पाई बॉन्ड का ट्रांसफर कब होगा, तो कोई एजेंट फिर उपयोग करना पड़ेगा, कोई अभिकर्मक उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके बॉन्ड ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, इसके बीच में ऑक्सीजन है, अब इसमें हमें दिख गया डबल बॉन्ड करके दिख गया, कोई हम किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में कराएंगे क्रिया, है ना, कोई अभिकर्मक की उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे, तब क्या होगा, ये अभिकर्मक जो है इनके बॉन्ड को, इनके बॉन्ड को प्रभावित करेगा, इनके बॉन्ड को प्रभावित करेगा। तो इससे क्या होगा कि एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, एक पाई बॉन्ड रहता है, और तुम लोग जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड जो रहता है वो स्ट्रांग होता है ना, और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं, वीक होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड उसमें बनता है जिसमें समाक्षीय अतिव्यापन होता है ना, समाक्षीय ओवरलैपिंग होती है, और पाई बॉन्ड जो रहता है वो पार्शियली अतिव्यापन होता है। तो कोई रस्सी को ऐसे बांधो, यहाँ से यहाँ तक बांधो, उसको खींचोगे तो टूट जाएगा, या तो ये टूट जाएगा या तो ये टूट जाएगा। और किसी रस्सी को ऐसे बांधे हो और खींचते हो, यदि वो मजबूत है तो टूटने में टाइम लगाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा इन दोनों में, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा क्योंकि वो कमजोर होता है। तो पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होकर, है ना, पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होकर इस ऑक्सीजन, नेगेटिविटी ये है, कार्बन जो है वो पॉजिटिव हो रहता है, तो नेगेटिव की तरफ जो है ये पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा, तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा और इसी को नेगेटिव चार्ज के रूप में दिखा देते हैं। तो फाइनली होगा क्या कि किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में, उसको बोल देते, ये सिग्मा है, ये पाई है बोल देता हूँ बुक के अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर तुम लोग बोलोगे बुक में ऐसा दिया है और आप कैसे ऐसे लिख दिए कर, इसका मतलब जबकि एक ही होता। हाँ, तो ये हो जाएगा, ये बॉन्ड अब ब्रेक हो चुका है तो सिंगल बॉन्ड बस रखेंगे, यहाँ पास ये सिग्मा बॉन्ड बस है और यहाँ पास नेगेटिविटी आ जाएगी। तो ये जो अफेक्ट है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करके। तो बेसिकली इनका हम परिभाषा क्या बताएंगे, इनकी परिभाषा ये बोलेंगे कि आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति से, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति से बहु आबंध द्वारा आबंधित परमाणुओं में से, डबल बॉन्ड, बहु आबंध वाला बंधित परमाणुओं में से पाई इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से स्थानांतरित हो जाना, पाई इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से स्थानांतरित हो जाना इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है ना। तो परिभाषा याद होने चाहिए। परिभाषा मैंने क्या बताया कि आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति से बहु आबंध वाले परमाणुओं में से पाई बंध का पूरा पूरा स्थानांतरण हो जाना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, परिभाषा ठीक समझ भी आ गया होगा। ये तो रहा एग्जाम्पल के थ्रू। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो रहता है वो पूर्णतया अस्थायी प्रभाव होता है। हाँ, ये बताओ अस्थायी प्रभाव क्यों होता है, ये भी अस्थायी होता है ना, तो क्यों होता है, अस्थायी क्यों होगा, अस्थायी का पिछले पहले कारण क्या बताया था, हो गया, बस आधा नींद में है, मोबाइल ऑन कर लिए हैं, देख रहे हैं, ऐसे झप झप कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं सर, कुछ पता ही नहीं है। अस्थायी का कारण क्या बताया था, अस्थायी का ये कारण बताया था मैं कि कोई जो है वो अनस्टेबल तब होते हैं जब
किसी की उपस्थिति में वो क्रिया करते रहते हैं और उनकी उपस्थिति को हटा दिया जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं कि वो अब सक्रिय नहीं है। तो यहाँ पर ये जो अभिकर्मक है इसकी वजह से ये प्रभावित हो रहा है। तो ये अभिकर्मक की उपस्थिति तक बस काम करता है, यदि ये अभिकर्मक को हटा देंगे तो ये काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी है, कुछ देर बाद जो है वो बंद हो जाता है ना। और प्रेरणिक प्रभाव को बताया हूं कि वो स्थायी है, वो हमेशा चलता ही रहता है, उसमें किसी अभिकर्मक की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक, तो ये है कारण, थोड़ा सा बताया करो, है ना। नहीं तो पता चला कि पापा जो है वो साइड में है तब तक, हाँ अच्छे से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पापा गए फिर सो गए, क्योंकि बेड में रह के पढ़ते रहते हैं। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो ये होता है अस्थाई। इलेक्ट्रोमेरिक जो है वो अस्थाई होते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो होते हैं उनको दिखाने का जो तरीका होता है वो होता है ये मुड़े हुए तीर के जैसा, ये कुछ ऐसा दिखाते हैं। और ये मुड़ा हुआ तीर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर हो रहा है, चाहे तो इसको ऐसे करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर हो रहा है करके बताता है। तो इनको प्रदर्शित करने का तरीका मुड़े हुए तीर से करते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, एक होता है धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, धनात्मक इसका मतलब प्लस ई से डिनोट कर देंगे इलेक्ट्रोमेरिक को, धनात्मक। एक होता है ऋणात्मक। ये दोनों जो होते हैं वो मुख्यतः होते हैं, तीसरा तो ऐसी डाला गया है, तीसरा इसलिए डाला गया है चिन्ह रहित, चिन्ह रहित, जिसमें चिन्ह का उपयोग नहीं करते हैं। अब तीनों के बारे में बात करते हैं, धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है और चिन्ह रहित क्या होता है। धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक जो प्रभाव होंगे, धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो होंगे उसमें पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण जो है वो अणु की मुख्य संरचना से किसी एक छोर पर स्थित परमाणु से अणु के मुख्य भाग की ओर होता है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई इफेक्टिंग चीज है जहां पास कोई हम ये जैसे ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कोई यहाँ पास अफेक्टिंग ग्रुप है, अफेक्टिंग ग्रुप है। अब यहां से एक आध एग्जांपल देखता हूं। एक एग्जांपल लिखते हैं धनात्मक में, CH3 CH डबल बॉन्ड और फिर है CH2 प्लस E का पॉजिटिव। अच्छा ठीक, अब मुझे बताना यहाँ पर बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, बताओ तो ये वाला ब्रेक होगा कि ये वाला ब्रेक होगा? सेकंड वाला जिसमें डबल बॉन्ड है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। पाई इलेक्ट्रॉन वहां होता है जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये जो है वो ट्रांसफर होंगे। तो ये जो I पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, देखो इस इलेक्ट्रॉन का ब्रेक होके ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन की ओर जा रहा है, ये कार्बन पर जाएगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखने लगेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिविटी रहेगी, नेगेटिविटी की वजह से यहाँ पास पार्शियली पॉजिटिविटी आ जाएगी क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन वो खींच चुका है। तो जहां पास नेगेटिव है वहां पास ये I का पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वो जाके जुड़ेगा, है ना। ये I का पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे जाके जुड़ेगा। तो इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, CH3 C का पॉजिटिव H और उसके बाद में इस C के साथ में ये E जो है वो आके जुड़ जाएगा और ये CH2 करके होगा। तो इस प्रकार से जो नया चीज बनेगा वो ऐसा बनेगा और इसमें पॉजिटिव का चार्ज रहेगा। तो इसमें पॉजिटिव का चार्ज हमें दिख रहा है और ये किन की वजह से हो रही है, एक पॉजिटिव चीज आया है एजेंट के रूप में, एक पॉजिटिव चीज आया है जिनसे हमारे जो टोटल अणु से वो प्रभावित हुए हैं। तो इसको बोलते हैं हम प्लस ई का इफेक्ट करके बोलते हैं, प्लस ई का इफेक्ट बोलते हैं। चलो अब दूसरा और बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आ सकता है। जैसे इसी में एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ये वाला
कार्बन है डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नेचर होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है इनके नेचर जो है वो ऑक्सीजन का। तो यदि कोई यहाँ पर पॉजिटिव चीज है हाइड्रोजन का, तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर होगा, इधर होने की वजह से यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो इसमें नेगेटिव चार्ज दिखाने लग गया और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव वाले के साथ में आके जुड़ जाएगा, तो फिर फाइनली ये हो जाएगा एस का पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड और उसके बाद में ऑक्सीजन और इनके साथ में हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन करके जुड़ गया है। तो होगा वही चीज कि ये जो पॉजिटिव चीज जो है वो आके इनके साथ जुड़ा है नेगेटिव वाले के साथ, तो इसको हम बोलते हैं प्लस आई का इफेक्ट। आया समझ में? ठीक। अब माइनस आई का इफेक्ट बोलते हैं यदि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो अटैकिंग रेजेंट, जैसे ये रेजेंट अटैकिंग रेजेंट ये वाला है, ये इन पर अटैक किया है ना, तो ये इन पर अटैक करता है उसी के साथ जुड़ा है, तो उनके साथ जुड़ा है तो प्लस आई का इफेक्ट। यदि जिनके साथ अटैक करता है उनके साथ ना जुड़ के उसके अगले वाले के साथ जुड़ता है तो इसको माइनस ई का इफेक्ट कहते हैं। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। जैसे ये कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ में है साइनाइड, साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो साइनाइड ग्रुप का नेचर क्या है, नेगेटिव रहता है, नेगेटिव चीजें जुड़ी है, यहाँ पास पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें जुड़ी थी, तो ये नेगेटिव चीज जो रहता है वो अटैक करेगा। अब ये पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बेसिकली क्या होगा, ऑक्सीजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसमें जो होगा वो पॉजिटिव का चार्ज होगा। अब साइनाइड जो है ऑलरेडी नेगेटिव रहता है, तो साइनाइड नेगेटिव रहता है तो वो पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा, है ना। तो ये जो साइनाइड जो है वो इस पॉजिटिव के साथ में जुड़ा हुआ है, जबकि हमारे जो नेगेटिव जो चीज रहता है उनके साथ नहीं जुड़ा, नेगेटिव वाले के साथ नहीं जुड़ा, तो अब हम इसको बोलेंगे साइनाइड इनके साथ जुड़ा है, तो ये साइनाइड हो गया, इधर सिंगल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन और इसमें नेगेटिव चार्ज अपना दिखाता रहेगा, तो इसको बोलते हैं माइनस आई का इफेक्ट। इसका मतलब क्या समझे कि जहां पास ऑक्सीजन का नेगेटिव चीज जाता है यदि उनके साथ हमारा जो ग्रुप है वो जुड़े तो उसको हम बोलते हैं ठीक हो रहा है और पॉजिटिव है ना, ये प्लस ई का। और यदि इनके साथ न जुड़कर नेगेटिव हमारा बच ही जाता है और किसी पॉजिटिव के साथ जुड़े तो उसको बोलते हैं माइनस ई का इफेक्ट। ठीक, तो ये दोनों है इनके बारे में। हाँ आगे देखते हैं और क्या है इसमें। हाँ एक जो है वो चिन्ह रहित है, चिन्ह रहित है तो चिन्ह रहित को एक बार बता देते हैं। हाँ चिन्ह रहित के लिए दिखा देते हैं। चिन्ह रहित के लिए बात ये रहेगा कि ये सी है, इधर एच है, इधर एच है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सी है, एच है, एच है, तो इसको बोलते हैं सममित बोलते हैं, सिमेट्रिक रहता है। देखो इधर भी CH2 है और इधर भी CH2 है, तो अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो ब्रेक होंगे तो अब तो इसमें ये नेगेटिव नहीं है ना ये नेगेटिव नहीं है, मतलब क्या कि एक जो है वो नेगेटिव तत्व रहता है एक पॉजिटिव तत्व रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का शेयर नेगेटिव तत्व की ओर हो जाता है। लेकिन यहाँ पास तो दोनों जो है वो सेम चीज है, तो सेम चीज है तो इसमें दो बातें हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट इसको मिल जाएगा, तो इसको मिलने से क्या होगा, इसको मिलने के बाद में वो हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा और इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। या तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाए, इधर ट्रांसफर अब कहीं भी जा सकता है ना, वो इधर ट्रांसफर हो जाए, तब क्या होगा, इस कार्बन में नेगेटिव आ जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। इस प्रकार जो है वो ऐसा हुआ तो, है ना। तो ये जो है चाहे तो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, तो इनके बीच में जो इफेक्ट लगा है पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव हुआ है, तो इस इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को बोलते हैं चिन्ह रहित इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ये तो तीन बातें समझ गए।
तीन बातें समझ गए, प्लस ई का इफेक्ट और माइनस ई का इफेक्ट, और ये है चिन्ह रहित वाला। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी दोनों तरफ है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। ठीक, ये चीज है। चलो अब आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक हो गया, इंडक्टोमेरिक है, अब और क्या है सिलेबस में। अब है अनुनाद प्रभाव के बारे में है, अनुनाद प्रभाव। रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट करके भी बोलते हैं इसको। रेजोनेंस को बोलते हैं अनुनाद, अनुनाद या इसी को बोलते हैं मेसोमेरिक। इसमें माइनर डिफरेंस रहता है, उसको बताएंगे। रेजोनेंस या अनुनाद प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। अनुनाद प्रभाव जो रहता है उसको हम शॉर्ट में आर इफेक्ट करके भी लिखते हैं, आर इफेक्ट, और मेसोमेरिक को एम इफेक्ट करके भी लिखते हैं। ये दोनों में सिमिलरिटी ये चीज का रहता है कि अभी तक हम क्या क्या पढ़े, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े, प्रेरक प्रभाव जो पढ़े उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे चिन्ह ऐसा दर्शाते थे ना, ऐसा ट्रांसफर होता था। अब हम लोग पढ़े इंडक्टोमेरिक, इंडक्टोमेरिक पढ़े, उसमें क्या हुआ कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफर हुआ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। उसके बाद में पढ़े हम इलेक्ट्रोमेरिक पढ़े, उसमें क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, सिग्मा का पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, है ना। अब जो है रेजोनेंस इफेक्ट है, तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है, अनुनाद प्रभाव जो है वो तभी लगता है जब किसी भी हमारे पास साइकिल होगा, चक्र होंगे, कोई भी उनके बीच में या कोई श्रृंखला होगी, ओपन हो सकती है या क्लोज हो सकती है, बंद श्रृंखला या खुली श्रृंखला हो सकती है, उसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट होने चाहिए, एक के बाद एक, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसा होना चाहिए। इसमें से जो है इस ऐसे चीजों में जो इफेक्ट लगता है उसको हम बोलते हैं अनुनाद प्रभाव, है ना, अल्टरनेट होने जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल उस दिन मैं बता रहा था कि यदि यही चीज जो है वो ऐसा रहता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो क्या इसमें अनुनाद प्रभाव लगेगा? यस सर बोल रही है लड़की, चलो देखते हैं, है ना। ये है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, उसके बाद में है सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में आना था डबल बॉन्ड, है क्या डबल बॉन्ड? नहीं है, तो क्यों लगेगा? हाँ, तो अल्टरनेट होने चाहिए ना, एक के बाद एक, यदि ये यहाँ पास होता उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पास होता तो ये डबल बॉन्ड, तब जाके इसमें अनुनाद होगा करके बोलते हैं, है ना। तो एक बात ये चीज है, तो ध्यान रखना, केमिकल स्ट्रक्चर कैन बी रिटन इन टू और मोर देन डिफरेंस फॉर्म। तो देखो ये जो बेंजीन का रिंग है उसको दो या दो से अधिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके लिख सकते हैं। ये देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे? यहाँ पास डबल बॉन्ड था, अब मैं डबल बॉन्ड यहाँ लग देता हूँ, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। तो देखो दोनों जो है वो बेंजीन का रिंग है, यहाँ पास कार्बन, हाइड्रोजन, CH 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 CH, तो C6H6 बेंजीन रिंग ही है, ये भी वही है बेंजीन रिंग, लेकिन बस बॉन्ड का फर्क है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो चुका है। तो ये जो अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं कैकुले की संरचना। कैकुले की संरचना बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। अब यदि आ जाए क्वेश्चन कि बेंजीन रिंग का कैनोनिकल फॉर्म लिखिए करके, तो तुम लोगों को लिखना है कि ये डबल बॉन्ड वाला, फिर अनुनाद जब होता है उस संरचना को लिखना है, जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वाला यहाँ से ब्रेक होने के पास इलेक्ट्रॉन को इधर पास करेगा, इलेक्ट्रॉन को पास करेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, इस नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड जनरेट करेगा। ऐसी इनकी 5 चौक बनती है ना, इनके बारे में बताएंगे। तो उसको 5 जो बनता है उसी को हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म।
है ना, उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं या इसी को कैकुले की संरचना बोलते हैं। ठीक, तो पहली बात मैं क्या बताया हूँ रेजोनेंस में कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट होने चाहिए, एक के बाद एक होने चाहिए, अल्टरनेट होने चाहिए अनुनाद के लिए। हाँ, रेजोनेंस जो होता है अनुनाद का जो प्रभाव होता है वो होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शिफ्ट होता है। ठीक, तो जो बॉन्ड रहते हैं इसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, एक पाई बॉन्ड रहता है। तो पाई बॉन्ड का पाई का इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पाई के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका शिफ्टिंग होता है। ठीक है, उनका शिफ्टिंग होता है, वो याद रखना। तो दूसरी बात क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। हाँ, और ये जो तीसरी बात ये है कि ये जो अनुनाद लगता है, अनुनाद जो प्रभाव होता है वो काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी ऐसा होता है कि अब मैं रिंग को ही अच्छे से बता देता हूँ। ये है कार्बन, देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कैसे पता चला, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन, तो बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन बचता है। बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो जो होती है उसकी संयोजकता दिखाती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, तो कार्बन में 1 2 3 4 करके लुईस प्रतीक के रूप में लिखेंगे, है ना। तो ये जो कार्बन है उसमें एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और 4 बॉन्ड जो है वो बनते हैं। ठीक, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पास एक बॉन्ड यहाँ से बन रहा है, ये वाला एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड बना। ठीक, और तीसरा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया भाई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अच्छा, ऐसे दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ में ये वाला ऐसा जुड़ जाता है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ में ये वाला जुड़ जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एक इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक, यहाँ पास कार्बन है, यहाँ पास जो कार्बन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हुए, ये चौथे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पास और कार्बन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन। ठीक, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन फिर बच गया। फिर ये कार्बन है, तो यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, इसके साथ फिर हाइड्रोजन जुड़ गया। फिर वही प्रोसेस चलती जाती है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। फिर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, इसके साथ हाइड्रोजन। तो संरचना जो बनती है वो ऐसे बनने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि संरचना ऐसे बनने चाहिए तो इसको हम बोलते हैं कि ये वास्तविक है, बोलते रियल है, लेकिन हम बोल रहे हैं ये काल्पनिक होता है करके। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, तो क्या होगा, और यहाँ पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल के आपस में, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, तो दोनों मिलके आपस में बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो ये दोनों मिलके एक इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बना लिए, है ना। यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो भी आपस में साझा करके एक बॉन्ड बना लेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन बचा है, ये इलेक्ट्रॉन बचा है, आपस में साझा करके ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो यहाँ पास बॉन्ड बना लेगा। या क्या हो सकती है दूसरी स्थिति, ये पहली स्थिति होगी। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ये इनके साथ बॉन्ड ना बना के क्या कर सकता है, इनके साथ भी तो बॉन्ड बना सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, या ये दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो मैं 2 डिफरेंट डिफरेंट संरचना भी फॉर्म बनाया था, तो वो बनता ऐसे है। तो कोई भी चीज को हम वास्तविक तब है बोलते हैं, या वास्तविक तब है बोलते हैं जब वो पूर्ण रूप से उदासीन फॉर्म में रहे। उदासीन फॉर्म में रहने का मतलब ये है कि एक बंदा है, उसको इधर से 3 लोग खींच रहे हैं और इधर से भी 3 लोग इक्वल बल से खींच रहे हैं, तो क्या होगा, वो बंदा चुपचाप यहीं पास रहेगा, है ना, किधर जाएगा भी नहीं, इधर नहीं जाएगा। यदि इधर 4 लोग हो गए, इधर ताकत ज्यादा हो गया, तो वो इधर की ओर खिंचाने लगेगा,
है ना। इधर यदि ज्यादा ताकत हो गया तो फिर इधर खिंचाने लगेगा, तो वो कहाँ से स्थायी हुआ, नहीं है। तो उनकी संरचना हम फिक्स बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे, तो इसको बोलेंगे वो काल्पनिक है करके। यदि सभी तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, इक्वल अट्रैक्शन लग रहा है, तो बोलेंगे कि हाँ वो स्थायी है, मतलब उनकी संरचना फिक्स है और वास्तविक है। तो इसमें देखना, कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। इस कार्बन के बीच में फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। और मैं तुम लोगों को कुछ दिन पहले क्लास में बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच की सिंगल बॉन्ड जब रहती है तो उनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है, बंध लंबाई जो होती है, वो कितनी होती है, 0.76 एंगस्ट्रॉम होती है। इनके बीच की बंध की लंबाई, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच की जो लंबाई होती है वो 0.76 एंगस्ट्रॉम होती है। और बताया था, कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड रहे तो इनकी बीच की जो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। इनकी बीच की जो 0.76 था कि 0.54 था, 54 एंगस्ट्रॉम। अब इनके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो रहता है, इनके बीच में 0.34 एंगस्ट्रॉम की बॉन्ड लेंथ होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनने से वो थोड़ा सा बॉन्डिंग जो है वो आकर्षण हो जाता है। आकर्षण होने की वजह से बॉन्ड की लेंथ जो होती है, लंबाई जो होती है वो कम हो जाती है, तो ये कम हो गया। और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इनकी बीच की लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, 20 एंगस्ट्रॉम, तो 1.20 था, 1.34 था, 1.54 था, ऐसा कुछ था। एक मिनट एग्जैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है बॉन्ड लेंथ से। हाँ ठीक है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम और 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो देखो इनकी लंबाई कम हो गई 1.20, इनकी लंबाई कितनी है 1.34 और इनकी लंबाई कितनी है 1.54। तो यहाँ पास कार्बन कार्बन के बीच की लंबाई ज्यादा है और यहाँ पास कार्बन कार्बन के बीच की लंबाई जो है वो कम है। तो एक के बीच में कम है, एक के बीच में ज्यादा है, तो क्या वो इक्वल फोर्स लगेगा क्या, नहीं। अट्रैक्शन जो होगा तो वास्तविक हो पाएगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए इनकी संरचना जो होंगी वो काल्पनिक रहती है, यहाँ पास डबल बॉन्ड और यहाँ पास सिंगल बॉन्ड। तो होता ये है कि ये एक संरचना ऐसे बन गया, यहाँ पास डबल बॉन्ड वाला, दूसरा ये होता है कि इधर डबल बॉन्ड वाला बन जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मान लेते हैं कि इनकी संरचना फिक्स हो जाएगी। तो फिक्स हो गई करके कैसे मानते हैं, ये जो था, यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा था, ये आपस में बॉन्ड जो है वो बन भी रहे हैं, बॉन्ड जो है वो टूट भी रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं। तो इस प्रकार से इनकी संरचना को, बेंजीन रिंग की संरचना को कुछ ऐसा मान लिया जाता है और बोल देते हैं, बीच में गोल से बना देते हैं और मान लेते हैं कि ये वास्तविक है। ठीक, आई बात क्या समझ में, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बेंजीन रिंग के बारे में बताना चाह रहा था कि ये जो होता है वो काल्पनिक होता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है, अनुनाद प्रभाव जो होता है, वो भी एक काल्पनिक प्रभाव होता है, क्योंकि वो सिंगल डबल के बीच में लगता है। ठीक, ये तो रहा इनका डीपली। तुम लोग सुन्न हो गए हो तो ऐसा मुझे लग रहा है ज्यादा डीप में बताने की मुझे काम नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ज्यादा डीप बताना बेकार है, क्या तुम लोग बोर हो रहे होंगे। हाँ, और बात करते हैं, यदि किसी चीज में हम अनुनाद का प्रभाव दिखाएंगे तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है, पाई इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है, इसका मतलब डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है। तो चलो क्या क्या जाने अनुनाद के बारे में, अनुनाद के बारे में 3 बातें जाने। सबसे पहले अनुनाद प्रभाव उसमें लगेगा जिसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट होंगे। एक बात,
दूसरी बात जाने कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, ना कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तीसरी बात ये जाने कि ये एक काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो 3 बात जाने हो रेजोनेंस के बारे में। अब रेजोनेंस के बारे में करके दिखा देते हैं, जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का दिखाते हैं। अच्छा, तुम लोग तो ये जानते हो कि बेंजीन रिंग में होता है अनुनाद करके, ये चीज तो तुम लोगों को बहुत पता है ना। तो चलो मुझे ये भी बताना कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड में होता होगा रेजोनेंस। कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बना देते हैं, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो 1 2 3 और ये 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो 1 2 और 1 और ये 2, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाता है। ठीक, अब इसमें फिर वही सिमेट्रिक करके हो गया। तो अब बताओ मुझे, क्या इसमें अनुनाद होगा कि नहीं? हाँ नहीं होगा। हाँ हाँ, अल्टरनेट नहीं है। क्या उसमें अनुनाद होगा? क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ तुम लोग भी बताओगे, क्यों नहीं होगा? अल्टरनेट नहीं, क्योंकि अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेट नहीं। सबसे पहली बात तो सिंगल बॉन्ड ही नहीं है। सिंगल बॉन्ड कहीं पर दिख रहा है क्या? दोनों डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसमें अनुनाद नहीं होगा। तो चलो, अच्छा, इसमें चौथी बात, एक बात और बता देते हैं कि इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तब भी हो जाता है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने चाहिए, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने चाहिए, और उसके बाद में फिर बनता है। तो देखो, यदि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पास, अच्छा, इस कंडीशन में नहीं होगा ना, अनुनाद नहीं होगा। तो कंडीशन ये है कि इस इलेक्ट्रॉन पर यदि 2 लोन पेयर, एक मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बाय द वे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें पॉसिबल है एक तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो तब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें हम ट्रांसफर करके देखते हैं। इसमें क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका हम ट्रांसफर करेंगे इधर की ओर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, तब क्या बनेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास आने के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पर दिखाने लग गया, और इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड बना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ, तो इसमें आ गया क्या? पॉजिटिविटी आ गई। अब दिक्कत ये है कि ये 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता 4 होती है, लेकिन यहाँ पास कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 हो रही है, तो काम खराब हो रहा है। तो क्या करेगा? ये कार्बन एक बॉन्ड को फिर ट्रांसफर करेगा, रिपल्स करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होके इधर, है ना, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास ट्रिपल बॉन्ड, और ये कार्बन यहाँ से एक बॉन्ड चला गया इसमें, तो बॉन्ड जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इसको हम नेगेटिव दिखाते हैं, तो इस ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव का चार्ज। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, एक तरीका। दूसरा ये है, इसी को हम ऐसा दिखा सकते थे कि ये कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, जरूरी नहीं है कि इसी पर इलेक्ट्रॉन रहे, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ये भी तो ऑक्सीजन है, इन पर इलेक्ट्रॉन रहा, तो यदि इलेक्ट्रॉन इन पर रहा तो ये जो है वो इधर की ओर जाएगा, तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पास पॉजिटिव का चार्ज रहेगा। फिर ये डबल बॉन्ड जो है वो काम खराब कर रहा है, 3 और 2 5 हो रहे हैं, तो ये जो है डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने पर इसमें नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है। तो इस प्रकार से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की 2 संरचना दिख रही है हमें। कैसा दिख रहा है? एक इनके साथ ट्रिपल बॉन्ड, एक जो है वो इनके साथ ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो इनकी जो ऐसी संरचना होती है 2 ठो, इनको हम संयुक्त रूप से जब लिखें,
संयुक्त रूप से लिखेंगे इनको, तब जाके बोलते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर जो है वो अब फिक्स हुई करके। संयुक्त रूप में लिखेंगे इन दोनों को। तो संयुक्त रूप में लिखने पर हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं कि ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन, यहाँ पर बॉन्ड जो है वो बनने वाले हैं। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन पूरा पूरा बना नहीं है, इसलिए इसको मैं डॉट 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 करके लिख दूंगा, पूरा पूरा बना नहीं है ना। और यहाँ पास बॉन्ड जो है वो, यहाँ से बॉन्ड का टूटना हो रहा है, ये टूट के इसमें जा रहा है, तो बॉन्ड का टूटना हो रहा है। या इधर से देखें तो यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको भी ऐसे डॉट 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 करके लिख दूंगा। तो ये जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं कि ये स्थायी वास्तविक है करके, लगभग वास्तविक है करके मान लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया करके बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना बन गई करके बोलते हैं। यदि ये ऐसे फॉर्म में रहते तो यहाँ पर देखना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड बना है तो कम है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है क्योंकि सिंगल बॉन्ड बस बना है। ट्रिपल बॉन्ड बनने से आकर्षण हो जाते हैं और पास आ जाते हैं। तो ये इसके साथ रहा। यहाँ पर देखेंगे तो इधर ट्रिपल बॉन्ड बना है तो इनके साथ सिंगल बॉन्ड, तो क्या इनके साथ में वो बैलेंस रहेंगे क्या? इधर खींचने वाले कितने हैं? 3 हैं, इधर खींचने वाले 1 हैं, तो वो कभी कार्बन बैलेंस हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो बैलेंस होने के लिए क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड जो है वो बन रहा है और इधर से भी बॉन्ड जो है वो बन रहा है, तो इसको लिखेंगे ये डबल बॉन्ड और एक जो है वो आधा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये आधा बॉन्ड। अब दोनों तरफ बराबर हुए, दोनों तरफ बराबर हुए तो ये स्थायी होगी और एक संरचना प्राप्त हुई करके बोलेंगे। तो ये होती है इनकी हाइब्रिड संरचना, इसको बोलते हैं हाइब्रिड संरचना जी बोलते हैं, संकरित अवस्था जिसको बोलते हैं, संकरित अवस्था बोलते हैं। ठीक, तो आया क्या समझ में? अनुनाद का काम जो है वो ऐसे चलता है। ये तो रहा कार्बन के बीच में। अब चलो एक चीज और बताते हैं। इनके बीच में होगा क्या बच्चों, बताना तो। RCH2 और CH3, इसमें अनुनाद प्रभाव होगा क्या? होगा क्या, बताओ तो, इसमें अनुनाद होगा क्या? हाँ हाँ नहीं। होगा बोल रही है। हाँ, प्रतीक्षा नहीं बोलती क्या? क्यों नहीं होगा? सिंगल बॉन्ड बस तो है। हाँ, दोनों में सिंगल बॉन्ड बस है, पाई कहाँ है? डबल बॉन्ड कहाँ है? सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होने चाहिए ना, सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। तो इस चीज को क्लियर रखो भाई, कंफ्यूज मत हो। चलो अब दिखाते हैं कुछ कुछ चीजें। RCOOH में दिखाते हैं, RCOOH में। तो इनका स्ट्रक्चर बना देते हैं R, और ये C हो गया, डबल बॉन्ड O, इधर सिंगल बॉन्ड O और ये H। ठीक, ऐसी संरचना मैंने बना दी है। मैं ऐसा क्यों बनाता हूँ, ऐसा ही क्यों बनाता हूँ? तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है हाइड्रोजन की वैलेंसी, है ना। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, संयोजकता 1 होती है। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 होती है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 होता है, तो पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 6, तो इसको जरूरत कितने की है अष्टक पूरा करने के लिए?
2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसलिए इनकी संयोजकता जो है वो 2 दिखाता है। तो देखो दोनों तरफ एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कार्बन की 4 होती है, तो 1 2 3 और ये 4। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 होती है, तो 1 और ये 2। ये इस प्रकार से बैलेंस्ड होते हैं, इसलिए संरचना में ऐसे बनाता हूं, है ना। तो अब हम देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि देखो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होने चाहिए, वहां रेजोनेंस प्रभावित होता है, वहां होगा है। एक बात, दूसरी बात ये होता है कि जहां पास पाई इलेक्ट्रॉन रहता है वहां पास होता है। तीसरी बात, जहां एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहे वहां पास होता है अनुनाद। तो चलो बात करते हैं कि ये रहा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और ये डबल बॉन्ड दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अनुनाद पॉसिबल है, अल्टरनेट भी है, सिंगल बॉन्ड के बाद में डबल बॉन्ड के बाद में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद इधर एक्स्ट्रा है, उनसे कोई मतलब नहीं। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन एक सिग्मा है एक पाई है, पाई वाले का ट्रांसफर होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आया मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो है बॉन्ड इस प्रकार से हो गए, और इधर नेगेटिव चार्ज आया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये ऑक्सीजन का नेगेटिव हो गया, इधर ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। अभी बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक हुआ है, बस मतलब इस जगह से ब्रेक हुआ और इसमें चला गया नेगेटिव। अब नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब देखो कार्बन की वैलेंसी क्या 4 है क्या? नहीं है, 1 2 3 ही है। ये जो है वो कार्बन से जा चुका है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जा चुके हैं, तो ये पॉजिटिव वाला उसकी कमी को पूरा कर रहा है। तब क्या होगा, यहाँ पास ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको इनको डोनेट करेगा, ये दोनों को खींचेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी आ गई, पॉजिटिविटी आ गई, इसको बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उनको देगा। उनको देने के बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये एल्किल हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पास ऑक्सीजन जो है ये दोनों को दे चुका है इनको, तो इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनेगा, और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज करके दिखाता रहेगा। ये डबल बॉन्ड है, ये ऐसे ब्रेक होके पॉजिटिव चार्ज करके, मतलब ये इसी के आसपास रहेगा, इसी के आसपास ऐसे जुड़ा रहेगा। आसपास क्यों जुड़ा रहेगा? ये जिसको अलग करके बाहर क्यों नहीं चला जाएगा? तो बाहर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड भले ब्रेक हो जाए, लेकिन अट्रैक्शन तो रहेगा ही, तो ये जाएगा। यदि ये पॉजिटिव रहता तो ये छोड़ के चला जाता, तो इसलिए क्या है, इसी के आसपास इर्द गिर्द रहेगा, इर्द गिर्द रहेगा। तो इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकला है, तो इसमें चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव का चार्ज है। तो इस प्रकार से होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो ये तो रहा इनके लिए। चलो अब बेंजीन रिंग में भी दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है बेंजीन रिंग में। हाँ, नाइट्रो समूह जोड़ दिया हूँ, अब इसके बीच में मैं नाइट्रो समूह जोड़ दिया हूँ। नाइट्रो समूह जोड़ूं, चाहे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन को जोड़ूं, ऐसा कुछ, ठीक। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और हम देखते हैं कि इधर यहाँ पर बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। तो इसके बीच में क्या होगा, ये नाइट्रो समूह से नेगेटिव जो है वो जाएगा यहाँ पास अटैक करेगा। ये नेगेटिव जो रहता है वो जाएगा इस जगह पे जाएगा, यहाँ पास जाएगा, तो देखना यहाँ पास है क्या चीज? कार्बन है, कार्बन है। इनकी संयोजकता को कौन कंप्लीट कर रहा है? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा। तो 4 कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 1 2 3 और ये 4। अब होगा ये नेगेटिव है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पास जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा इस नाइट्रो ग्रुप में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो ये पॉजिटिव दिखाने लग जाएगा, और ये कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है। ये कुछ इस प्रकार से है।
तो देखो यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ, ये 2 बॉन्ड, ये 2 4 बॉन्ड और ये एक 5 बॉन्ड हो गए, 5 बंद बन गए, 5 बंद बन गए तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो क्या होगा, यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन, वो ट्रांसफर होके जाएगा कहाँ, इस जगह पर जाएगा, यहाँ से ट्रांसफर होके इस जगह पर जाएगा, तो क्या होगा, इसमें नेगेटिव का चार्ज दिखने लग जाए। तो देखो ये अब इस प्रकार से इनका दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो होगा नाइट्रो समूह, ये पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद में कार्बन, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, और ये जो इस पोजीशन है, आर्थो पोजीशन है, वहां पास आएगा नेगेटिव का चार्ज। नेगेटिव का चार्ज ये जो है हमारा ऐसा ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा हूँ, नहीं समझ आए तो पूछ लेना। ठीक, यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो चला गया कहाँ, नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव के रूप में आर्थो पोजीशन पर चला गया है, आर्थो पोजीशन। अब क्या होगा, आर्थो पोजीशन पर आने से इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आया तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पास CH करके है ऑलरेडी, तो 2 2 4 और एक 5, 5 बंद बन रहे हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या रहेंगे, ये जो सिंगल बॉन्ड है वो अब डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये जो जाएगा कार्बन नाइट्रो ग्रुप पॉजिटिव डबल बॉन्ड, और ये जो नेगेटिव था वो चला गया है अब इनके पास, ये CH ही है, इनके पास डबल चला गया, इनके पास डबल जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये चला जाएगा यहाँ पर पैरा पोजीशन पर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा पैरा पोजीशन पर नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, पैरा यहाँ पास इलेक्ट्रॉन जाने से ये नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, और ये दो जो है वो ऐसे ही रहेंगे। अब उसके बाद में होगा, यहाँ नेगेटिव का चार्ज आ गया तो फिर इस कार्बन की वैलेंसी को इफेक्ट करेगी, ये नेगेटिव चार्ज जो जाएंगे इससे पे जाएंगे, इस बीच जगह पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये कुछ कार्बन है और ये नाइट्रो समूह है प्लस का, और इधर डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड में बन जाएगा, और ये कुछ ऐसा होगा। ठीक, यहाँ पास ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड आएगा, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये वाला बॉन्ड जो है कहाँ पहुंचा है, इस पोजीशन पर पहुंचा है, इस पोजीशन, तो इसमें आएगा नेगेटिव का चार्ज, नेगेटिव का चार्ज। ये यहाँ तक समझ आया क्या? हाँ, अब क्या होगा, ये नेगेटिव जो है वो इस कार्बन की वैलेंसी को इफेक्ट करेगी और ये पहुंचेगा इसमें बॉन्ड में, इसमें बॉन्ड पहुंचेगा तो ये कार्बन फिर इफेक्ट होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से इधर ट्रांसफर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें होगा ये कार्बन नाइट्रो का सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, NO2 हो जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज जो है वो बैलेंस हो गया, और इधर से ये डबल, इधर से सिंगल, इधर से डबल, और उसके बाद में इधर से सिंगल, और यहाँ पास आ गया डबल। तो देखो, हाँ, ये जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तो देखो पहले कैसे था, यहाँ पास था डबल बॉन्ड, वो अब यहाँ डबल बॉन्ड हो चुका है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड करके होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस प्रकार से होता है। आगे जब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो बेंजीन रिंग में देखना, मैं बोलूंगा कि या तो वो आर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, आर्थो पोजीशन पर, या तो वो पैरा पोजीशन पर जुड़ता है करके बोलूंगा, पर मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा करके नहीं बोलूंगा। ये देखो, कोई भी ग्रुप जुड़ा रहता है जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, कोई भी ग्रुप जुड़ा रहता है जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, उस कार्बन के आइट साइड वाले जो होते हैं उसको हम बोलते हैं आर्थो पोजीशन, ये दोनों होता है आर्थो पोजीशन। उसके बाद वाला जो रहता है वो होता है मेटा पोजीशन होता है, ये मेटा पोजीशन है, और उसके जो सीधे में जो रहता है उसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, कोई भी जो ग्रुप चलाएंगे वो। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखो यहाँ पर देख रहे हो ये माइनस चार्ज कहाँ पास आया है, इस पोजीशन पर आया है, ये कौन सी पोजीशन है, आर्थो पोजीशन है। उसके बाद में क्या मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव का चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं है। उसके बाद नेगेटिव का चार्ज कहाँ है, ये इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन बोलते हैं। उसके बाद में क्या यहाँ पास है क्या चार्ज, नहीं है, इस जगह पर है, इसको क्या बोलते हैं, आर्थो पोजीशन ही बोलते हैं।
तो इस प्रकार जहां नेगेटिव होती है वहीं पास जाके जुड़ेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन है वहीं जाके जुड़ेंगे। इसलिए आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, मेटा पोजीशन पर रेयर केस में जुड़ता है। इसमें दो अभिक्रिया होती है, नाभिक इसमें ही, और एक होता है नाभिक प्रतिस्थापन वाला SN1 अभिक्रिया, और एक SN2 अभिक्रिया होती है ना, इन सब के बारे में होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जगह पर नहीं जुड़े, कहाँ जुड़ता है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था अनुनाद के बारे में बात कर रहा था, तो अनुनाद के लिए इतनी बातें जान गए। अनुनाद होता क्या है, अनुनाद जो होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, और तीन बातें होती हैं, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट होने चाहिए, या पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये जो रहता है वो एक काल्पनिक प्रभाव होते हैं। बस ये है रेजोनेंस के बारे में। अब बात करेंगे कल की क्लास में, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट दो प्रकार के होंगे, और एक होगा माइनस रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव धनात्मक अनुनाद प्रभाव और ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव के बारे में बात करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं। नोट्स चाहिए?